स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्ती ज़बरदस्ती में। आज का जो सेशन है ये जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं यानी सेशन 2022 और 24 उनके लिए है, क्योंकि वो थोड़े घबराए हुए हैं। एक तो सेशन लेट है और एग्ज़ाम भी सर पे है। अभी लोग को SCP में भी जाना बाकी है। तो मैं आपको F1 सब्जेक्ट से लेके F12 सब्जेक्ट तक पर डे 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट रहा हूं और मैं इसी पिछले साल ही अगस्त में पास आउट किया हूं। मेरा सेशन था 20-22। तो मैंने अपना खुद हैंड राइटिंग नोट्स था, उसी से मैंने स्टडी किया था। तो मैं सोचा कि आपको अपना नोट्स एक बार शेयर करता हूँ। ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा F1 से लेकर F12 तक। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, तो आप थोड़ा भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। तो मैं आपको आई थिंक F1 में टोटल 25 क्वेश्चन है, मैं ये कराऊंगा। और ये 25 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं, पढ़ते तो सब हैं, मैं लिखने का तरीका बताऊंगा आखिर लिखते कैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने लिखने के तरीका से ही मैंने फर्स्ट ईयर में 837 नंबर पाने में सक्षम रहा हूँ। तो मैं वो अपना तरीका आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर वाले सेशन के बच्चों के लिए यानी सेशन 2022 और 24 के लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ F1 में। F1 को आप देख सकते हैं, आपका पहला चैप्टर जो F1 है वो है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें मैं 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके आपके साथ है। ये पहला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। अब आपको पता होना चाहिए समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण किसे कहते हैं? रहन सहन, खान पान, जाति धर्म को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना ही क्या है? समाजीकरण है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका है क्या है? अब ये आप मेरे को बताओ, आप कहाँ रहते हो? अपने माता पिता अपने घर में रहते हो, नहीं तो आप समाज में रहते हो, समुदाय में रहते हो। समुदाय क्या है? समाज का एक लघु अंग है। तो आपको समुदाय से आपके समाजीकरण में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपको यानी समुदाय के द्वारा क्या क्या मिलता है। अब देखो आपको क्या क्या भूमिका है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। भूमिका क्या है समाजीकरण में समुदाय की। तो आप लिखोगे कैसे? लिखोगे समुदाय की भूमिका। अब देखो लिखना कैसे है, लिखोगे समुदाय की भूमिका, समुदाय की भूमिका ऐसे लिखोगे, ठीक। और इसको ब्रैकेट कर देना। अब इसके बाद आप ऐसे ऐसे कर देना और उसके बाद लिखना क्या क्या आपको समुदाय आप आज से सीखते हैं। आप रहन सहन सीखते हैं, सीखते हैं कि नहीं? रहन सहन। और क्या सीखते हैं? खान पान, खान पान सीखते हैं। उसके बाद क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? जो वहाँ की लोकल बोली होता है, बोली सीखते हैं, सीखते हैं। ये आपको कहाँ से मिला? ये आपको अपने समुदाय से मिला, जो आपके आपके समाजीकरण में अहम भूमिका निभाई। अब ये सब चीज़ों को आप ऐसे लिखना, न कि आप पैराग्राफ की तरफ ऐसे लिखते रहो। यदि पैराग्राफ की तरफ आप लिखोगे, जैसे पैराग्राफ की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ऐसे लिखते हो समाजीकरण, पहले लिख देते हो समाजीकरण क्या है, ठीक है, ये लिख दिए समाजीकरण। और उसको बस ऐसे करके इसके नीचे सब इसके आंसर ऐसे ऐसे लिख दो, 2-4 लाइन लिख दो, ताकि उसको पता चला जाए समाजीकरण। उसके बाद जो भूमिका मैंने बताया है आपको वैसे लिखना है। यदि आप वैसे लिखते हो तो आपको 5 नंबर में 4 नंबर तो वो दे के ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहन सहन, खान पान जो है, लिंग जाति धर्म, आपका जो भी भाषा है, बोली है, ये सब स्पष्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ बोल रहे हो। यहाँ पे लिख दोगे भूमिका, जो मैं पहले बता रखा, और इसका तीर का निशान दे दोगे तो वो एग्जामिनर देखता है कि अच्छा बच्चे ने रहन सहन लिखा, यानी समुदाय की भूमिका है। बोली, भाषा, खान पान, ये सब क्या है? समुदाय से मिला हुआ है। तो ये चीज़ लिखना है। अब क्या करना है आपको? अब एक एक पॉइंट को आप चाहो तो डील कर दो। यदि आप डील नहीं भी करते हो तो भी आपके काम बन जाएंगे, लेकिन आप डील करोगे तो आपको नंबर और ज़्यादा मिलेंगे। जैसे रहन सहन को लिख दिए ऐसे, रहन सहन, रहन सहन लिखने के बाद ऐसे कर दिए और यहाँ तीर का निशान लिखा। अब इसके नीचे लिख दो समुदाय के द्वारा हमें रहन सहन, रहने का तौर तरीका पता चलता है। समुदाय के द्वारा रहने का तौर तरीका पता चलता है। उसके बाद ये पैराग्राफ लिख दो, 4-5 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है, 4-5 लिख दो। फिर आप लिख दो भाषा के बारे में, लिख दो इसी में कि भाषा, फिर यहाँ भाषा देकर डैश दो और लिखो समुदाय से हमें भाषा का ज्ञान होता है, समुदाय से हमें
भाषा का ज्ञान होता है, ऐसे ऐसे 4-5 लाइन लिख दो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे लिखना है। ये लिखने के तरीके पे ही नंबर डिपेंड करता है आपका फर्स्ट ईयर। और जो बच्चा फर्स्ट ईयर में अच्छा अचीव कर गया ना, वो सेकेंड ईयर में ऑटोमेटिक, आपको मैं बता दूं, मेरा 1705 नंबर आया था। मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करूंगा अपने भाइयों के साथ, यानी आपके साथ। आप तो कहीं ना कहीं मेरे समकक्षी होंगे, या नहीं तो मेरे से थोड़ा जूनियर होंगे, नहीं तो थोड़ा बड़े होंगे। बड़े तो बहुत कम ही होंगे, क्योंकि मैं अभी पास आउट कर गया हूँ और ग्रेजुएशन में फाइनल कर गया हूँ। तो मैं आपको पढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाना क्या, साथ में बात करना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि हम लोग भी कोरोना टाइम में एंट्री किए थे, एग्ज़ाम सर पे था और डिस्कशन के लिए कोई था नहीं, तो मैं भी बहुत चिंतित था। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। सेकेंड क्वेश्चन ये देखो। अब आपको पता होना चाहिए बाल अधिकार क्या क्या है। अब यदि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, डीएलएड में तो आप भूल जाओ कि पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना है, भूल जाओ। आप पॉइंट वाइज लिखना है, उसके बाद पॉइंट को डील करना है, क्योंकि आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम 1.5 पन्ने में लिखना है। यानी ये एक पन्ना में 2 फलक होते हैं, फर्स्ट फलक और सेकेंड फलक। तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक फलक और दूसरा का आधा फलक लिखना है, तब जाके 1.5 फलक होता है। यानी एक पन्ना में 2 फलक होते हैं। आप समझ रहे हैं ना, 5 नंबर लिखने के लिए आपको 1.5 फलक तक लिखना होगा, तब जाके कहीं आपको 4 नंबर, 4.5 नंबर ऐसे मिलते हैं। अब आप यदि पैराग्राफ में लिख देते हो तो आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए पॉइंट, ताकि एग्जामिनर को आँख से दिखे। अब जैसे यहाँ पे है, प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। आपके बाल अधिकार क्या क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहले बाल अधिकार क्या क्या है। आप लिखो कि प्रमुख बाल अधिकार का जो है, तो बाल अधिकार क्या क्या है। जब बच्चा देख क्या क्या, जब बच्चे जन्म लेता है ना, तो उस जन्म के साथ ही कुछ अधिकार के साथ वो पैदा हो जाता है। बाल अधिकार क्या है, आप लिखो ऐसे, बाल अधिकार, अधिकार लिख के, ठीक है, बाल अधिकार लिख के इसको घेर दो। ठीक है, घेरने का मन है तो घेर दो, घेरने का मन नहीं है तो ऐसे कर दो। ऐसे करके आप ऐसे 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 बना दो। यहाँ पे लिख दो पहला जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। फिर लिख दो संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। फिर लिख दो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। फिर लिख दो पालन पोषण का अधिकार, पालन पोषण का अधिकार, पालन पोषण का अधिकार। आपका पेज ऐसा लगना चाहिए कि ड्राइंग दिखनी चाहिए कि हाँ चारों तरफ से डिजाइन की हुई है, ताकि एग्जामिनर ये दिखेगा अच्छा बाल अधिकार को आप ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, बाल अधिकार को ऐसे ब्रैकेट में बड़ा सा डाल दो, या राउंड अप कर दो, और उसके बाद से ये जो भी तीर का निशान दे दे के ऐसे ऐसे लिख दो। पालन का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, उसके बाद से आपका क्या नाम है, सहभागिता का अधिकार, जीने का अधिकार। अब आपका क्या है कि संविधान के द्वारा भी कुछ अधिकार दिया गया है। अब क्या क्या अधिकार दिया गया है, अब आप अधिकार को देखो, एक एक पॉइंट देखो, पॉइंट ही मेन है। अब देखो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान दिया है। फिर देखो 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को मजदूरी न करने का अधिकार दिया है। फिर आपका दिया क्या, बाल विवाह रोकथाम अधिकार अधिनियम 2006 दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो लोग को, बच्चे को बाल विवाह नहीं करना है। फिर संरक्षण का अधिकार, फिर स्वास्थ्य का अधिकार। ये क्या है, ये सारे अधिकार हैं। ये आप, ये पॉइंट है, ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है। यदि पॉइंट वाइज लिखोगे, अब इसको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखने के बाद ड्राइंग में इसको कन्वर्ट करना है। ड्राइंग में जैसे अभी बताया हूँ, आपका अधिकार ऊपर लिख दो। अधिकार लिखने के बाद बाल अधिकार ऐसे लिखने के बाद, सॉरी, आपको बाल अधिकार लिख कर, आपको जैसे मैं बताया हूँ, बाल अधिकार, बाल अधिकार लिखने के बाद ऐसे कर दो, और फिर यहाँ 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 से सारा लिखो। यही चीज़ को आपको ऐसे लिखना है। 6 वर्ष से कम जो संविधान के अनुसार है वो चीज़ लिखो, ताकि आपके जो 1.5 पन्ने हैं ना, आपको लिखना कम पड़े, ड्राइंग से पेपर फिल हो जाए, ताकि एग्जामिनर दूर से ही दिख रहा है कि अच्छा ये बच्चे ने सारे पॉइंट को लिख दिया, यानी उसे पता है। अब यदि आपका मन है, आपके पास समय है, उसमें तो समय बहुत होता नहीं है, फिर भी आपके पास लगता है कि समय है, तब अब एक एक चीज़ को डिफाइन कर दो। जीने का अधिकार, अब जीने का अधिकार लिख के आप उसको लिख दो ऐसे, जीने का अधिकार ऐसे करो और इसको लिख दो। जैसे मैंने इसे लिख रखा है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी से उसको जीने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिख दो। विकास का अधिकार, ऐसे करके करके एक सहभागिता का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, पालन पोषण का अधिकार, विकास का अधिकार, एक से एक अधिकार है। ठीक है, ये सब लिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है।
समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। अब आपको अभी मैं बताया समाजीकरण क्या है। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन लाया हूँ। यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट ईयर में। आपको फर्स्ट ईयर जो ये है बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर। ये 25 क्वेश्चन से बाहर कहीं से नहीं आएगा, यही 25 क्वेश्चन से आएगा। अब देखो समाजीकरण क्या है। अब समाजीकरण आपको पता है समाजीकरण क्या है। समाज की रहन सहन, खान पान, समाज के नियम कानून, मापदंड को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना ही समाजीकरण है। यही है समाजीकरण। समाजीकरण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको समाजीकरण कहाँ कहाँ से मिलता है, आपको पता होना चाहिए। समाजीकरण आपको कहाँ से मिलता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ से मिलता है? विद्यालय से मिलता है। विद्यालय से आप सीखते हो उचित अनुचित, क्या अच्छा है क्या बुरा है, विद्यालय से मिलता है। माता पिता से आपको मिलता है कि नहीं? समाज से मिलता है आपको, पीयर ग्रुप यानी मित्र मंडली से आपको मिलता है। यही है समाजीकरण, यही तो अवधारणा है इसकी, और कुछ है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे लिखने का क्या है? समाजीकरण आपको लिख के क्या करना है? आपको सबसे पहले समाजीकरण लिखना होगा कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण देकर तीर का निशान दे दो, समाजीकरण लिख के ऐसे करो, और फिर इसके नीचे पहले लिख दो जो मैं अभी बोला हूँ। ये लिखने के बाद ऐसे ऐसे पैराग्राफ 2-2 लाइन लिख दो, उसके बाद अवधारणा लिख दो। ये है, ऐसे लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना और ज्ञान। देखो सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। अब देखो सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। जब भी अंतर वाले क्वेश्चन हो तो आप एकदम ध्यान रखना इस बात का। कभी भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आप एक तरफ सूचना लिखना और एक तरफ ज्ञान रखना, और फिर बीच में क्या करना, ऐसे लाइन डाल देना। आप 1 नंबर पॉइंट लिखना, फिर 2 नंबर लिखना, फिर इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर। ये 5 नंबर में पूछते हैं ना, तो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। ऐसे यदि आप लिखते हो ना तो आपको हू बहू 5 पॉइंट का 5 नंबर आपको दे दिया जाता है। यदि आप ऐसे लिखना शुरू ऐसे लिखना आप शुरू कर देते हैं कि पहले लिखते हैं सूचना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप लिखना शुरू कर देते हैं सूचना, और फिर सूचना के बारे में लिखते हैं जो हमें न्यूज़पेपर के द्वारा प्राप्त होते हैं, रेडियो के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो सूचना होते हैं। ऐसे ऐसे पैराग्राफ में लिख रहे हो तो ये ज़्यादा कारगर नहीं साबित होता है इसके अकॉर्डिंग। यदि आप ऐसे अंतर लिखते हो जैसे मैं लिख रखा है, आप देख सकते हो सूचना, तो सूचना को एक एक पॉइंट आप लिखो। यहाँ पे आप देखो ये मैंने सूचना कर रखा है, ये भी कर रखा है, और उसके बाद बीच में क्या कर रखा है, ये लाइन मार रखा है कि नहीं। और उसके बाद से मैंने एक एक पॉइंट लिख रखा है। देखो सूचना में सत्य असत्य की स्थिति पाई जाती है। क्यों? यदि आकाशवाणी या पेपर आ गया कि हाँ आज बारिश होने वाला है, तो आपको ये सूचना मिला, हो सकता है बारिश नहीं भी आ सकता है, तो यानी सत्य असत्य की स्थिति पाई जाती है। लेकिन वही जो ज्ञान हो गया, ज्ञान में सिर्फ सत्य की स्थिति पाई जाती है। यानी आपको कोई ज्ञान है कि ये चीज़ें होती हैं तो वो होती ही है, उसमें सत्य असत्य की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सत्य होगा, है कि नहीं। फिर देखो आप यह सूचना के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऑटोमेटिक है, आप नहीं निर्णय ले सकते हैं। आपको स्कूल बुलाया जाए और पता चले कि आज बारिश, न्यूज में आया कि आज का मौसम खराब रहेगा, तो आप तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि बारिश नहीं, विद्यालय नहीं जाओगे, आप तो जाओगे ही, छाता लेके चले जाओगे। आए बारिश आया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। लेकिन ज्ञान के आधार पर क्या होगा, आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। अब देखो फिर थर्ड है सूचना का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, कोई उसका अंत नहीं है। लेकिन सूचना का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। फिर देखो सूचनाएं नष्ट हो सकती है, पॉइंट है सूचनाएं नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है और वृद्धि होता है। फिर क्या है, सूचना को पूर्णतः धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को पूर्णतः धारण कर सकते हैं। सूचना को पूर्णतः धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये उसमें दोनों स्थिति पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट है। देखो सूचना को ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को क्या कर सकते हैं, प्रयोग द्वारा हम लोग उसको नापते हैं। प्रयोग करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको इसको बढ़िया ढंग से इसको पॉइंट वाइज लिखना है। आप पॉइंट वाइज को लिखते टाइम में एग्जामिनर का नज़र साफ साफ इसमें पड़ता है। अब देखो ना, आप पैराग्राफ के तौर पर लिखोगे और आप ऐसे लिखोगे तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये लिखने का तरीका से, लिखते तो सब कोई हैं, पढ़ते सब कोई हैं, लेकिन लिखने के तरीका से ही आपका पता चलता है कि एग्ज़ाम में नंबर कितना, आपको बाद में पता चलेगा। ये हैंड राइटिंग नोट है, मैंने ये खुद तैयार किया रातों रात बैठ के, सिर्फ अपने लिए तैयार किया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बहुत ही VVI क्वेश्चन है।
ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही VBS है। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया ना, ये टोटल सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने ले रखा है, और मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा था मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है। इसमें आप इसे पढ़ जाओ 25, बाकी कोई भी प्रीवियस ईयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर से पूछेगा। मैं पर डे 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और आपका F1 से F12 तक ये मेरा प्रॉमिस रहा, आपको मैं कराऊंगा। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता होना चाहिए। आपके ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, तर्क वितर्क द्वारा, प्रयोग द्वारा, त्रुटि द्वारा, अवलोकन द्वारा, परंपरा एवं रूढ़िवादिता द्वारा, संवेदना द्वारा, चिंतन द्वारा। आप ज्ञान तो ऐसे ही प्राप्त करते हो। आपके पास ज्ञानेंद्रिया है, आँख, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इससे द्वारा क्या करते हो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। प्रयोग द्वारा कर सकते हो, यदि आप प्रयोग करते हो कोई चीज़ उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अवलोकन आप करते हो, अवलोकन द्वारा। श्रुति द्वारा, श्रुति द्वारा मतलब आप कोई चीज़ सुन के करते हो, है कि नहीं। चिंतन द्वारा कोई चीज़ चिंता करते हो, उसके द्वारा कर सकते हो। इसे पॉइंट वाइज जब मैंने लिखा है, ये चीज़ दिखता है, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ दिखता है कि अच्छा ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त आदमी कर सकता। अब इसको एक एक पॉइंट को आप लिख दो, यदि लिखना है ज्ञानेंद्रियों द्वारा तो पहला नंबर ऐसे पॉइंट नंबर लिख दो, और ज्ञानेंद्रियों लिख दो आप। ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ऐसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा लिख दो, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। और आपने लिखने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखो, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। आप ऐसे लाइन से लिख सकते हो, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम कोई चीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रुति द्वारा, यदि आपको श्रुति द्वारा लिखना है दूसरा नंबर पॉइंट में लिख दो, श्रुति द्वारा, है कि नहीं। श्रुति द्वारा आप उसको चीज़ लिखो कि कोई चीज़ हम सुन के उसको हम ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रयोग द्वारा, तीसरा पॉइंट लिख दो आप, प्रयोग द्वारा, है कि नहीं। आप लिखो कि प्रयोग द्वारा, तीसरा पॉइंट प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये प्राइमरी में ज़्यादातर बच्चों को प्रयोग करना सिखाया जाता है। प्रयोग द्वारा लिखो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ को अच्छा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बताइएगा कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा तो मैं आगे फिर इसे कंटिन्यू करूँगा, और F1 से F12 तक मैं ये पूरा PDF जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।